Hello and welcome to Art Connect Season 2, Episode 1. And I'm your friend and your host for today and for Art Connect, Meera. So काफ़ी यहाँ पर हमारे नए लोग प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं नीलम दी के पेज पर. सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यॉल. एंड जिनको ये शो के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि दिस शो इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द आर्ट विथ द मास. तो आज मेरे साथ ऐसे ही एक कॉमेडियन है. वो कॉमेडियन नहीं है, वो एक्चुअली बहुत कुछ ज्यादा ही करते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो हम उनसे ही सुनेंगे. सो जस्ट लेट मी ऐड मितेश टू द स्टेज. सो Mitesh, you are already live. So welcome to Art Connect on the Neelam Saxena page. And the show is all yours now. थैंक यू सो मच मीरा जी टू इनवाइटिंग मी एंड जैसे आपने कहा कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ. मैं बस लोगों का दिल बहलाने की कोशिश करता हूँ, यही करता हूँ मैं बस. तो इतना ज्यादा आप मुझे मत चढ़ाओ प्लीज. आई एम वेरी ग्राउंडेड पर्सन. यस, दैट आई एग्री. आप बहुत ही ग्राउंडेड है. बिकॉज जिन लोगों को पता नहीं, मैं उनको सबको बता दूं कि मितेश इज ऑल्सो गुड फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि मितेश ही है जिन्होंने मुझे ओपन माइक्स की तरफ धकला है, लाइक लिटरली गाइड किया है और धकला भी है. ही इज ऑलवेज लाइक, मीरा जी आप ये कर लो, हो जाएगा आपसे. सो मितेश इज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन जो खुद आगे ही नहीं बढ़ता, सबको अपने साथ आगे लेकर चलता है. सो मितेश इज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, राइट? एंड ये सारी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तव से कोई संबंध नहीं है. ये सिर्फ मीरा जी की कोशिश है मुझे बड़ा चढ़ा के दिखाने की. मैं कुछ नहीं किया ऐसा. ये इनका टैलेंट था. आज ये जो भी है अपनी वजह से है, और जितने भी कामयाबी अपनी वजह से है. मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, कोई हाथ नहीं ना. मैंने कहीं अकेला है इनको. ओके लेकिन काफी लोगों को मैंने सोचा था आप ही बता दो क्या, लेकिन नहीं, आपने लाइक बीइंग अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन यू डिड नॉट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रॉपर्ली. तो मैं लोगों को बता दूं कि मितेश इज अ कॉमेडियन. एंड लोग कहते हैं कि कॉमेडी में क्या ही है, लाइक हाउ इट कैन बी एन आर्ट. लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टैंड अप कॉमेडी, स्पेशली आप जो करते हो स्टैंड अप कॉमेडी, वो सिर्फ बातें बनाना या लोगों को हंसाना नहीं होता. इट इज लाइक एक्टिंग होता है, इम्प्रोवाइजेशन होता है, लोगों की साइकोलॉजी, मार्केटिंग, सब एक मिक्स पैकेज होता है. आपका क्या कहना है इसके बारे में? आई थिंक हर बंदे का एक डिफरेंट ओपिनियन है. हर बंदे की एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी आर्टिस्ट हो, इवन चाहे वो पोएट हो, सिंगर हो, राइटर हो, वो उसका एक फ्लेवर होता है. वो कहीं ना कहीं वो उसे प्रेजेंट करता है. तो बैक स्टोरी जो होती है, जितनी कहानी आपके आसपास की होती है या जितनी आपने ऑब्जर्व की होती है, वो आप किस तरीके से उसे प्रेजेंट करते हो उस पर डिपेंड करता है. इट्स नॉट अबाउट दैट कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी और की कहानी भी कई बार मेरे को भी ऐसा होता है कि ये मेरे साथ वो बीती नहीं होती, पर मैंने किसी के सुना होता है मुंह से वैसा. जी. और मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक फैंटेसी वर्ल्ड देना, जोड़ना, जब हम देते हैं तो बहुत मतलब एंटरटेनिंग हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो, हम जो लोग हैं जितने भी, वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहते हैं. ठीक है. बिल्कुल. हकीकत किसी को नहीं पता होती, बट सब लोग चाहते हैं कि फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहते हैं. तो अब चाहे वो कितनी भी फिल्में देख लो, चाहे वो कोई मिल गया हो, क्रिश हो, बैटमैन हो, ये सब फैंटेसी वर्ल्ड, ऐसा कुछ होता नहीं है. बट हमें लगता है कि यार ये मतलब हो ऐसे करके जब दिखाया था फर्स्ट हाफ में उनके साथ जाती होती है, सेकंड हाफ में उनके साथ आबाद आ जाती है. दे आर ऑलवेज डूइंग दिस. तो जो ऑडियंस होती है ना, उसको फैंटेसी वर्ल्ड का बहुत सुनना बड़ा अच्छा लगता है. फिर उसमें आप सच के साथ, या तो आप अपने टाइमिंग के साथ आप हंसा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर कोई पोइट्री सुनाता है तो वो ऐसी डायरेक्ट बात बोल देता है उसे अच्छे शब्दों में कि उसे रुला सकते हो या उसके दिल पे कनेक्ट हो जाती है. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेजेडी से ही है ना आपकी कॉमेडी निकलती है. जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसी से निकलते हो. तो कॉमेडी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा टास्क है, बट ये है कि ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना और उनकी थोड़ा नब्ज समझना धीरे धीरे, वो एक आर्ट है. तो मुझे लगता है कि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ लोगों का दिल बहलाने के लिए, हो जाता है. बाकी तो भगवान का आशीर्वाद है. वैसे मेरे में कोई टैलेंट नहीं है. आई एम जस्ट अ सुपरस्टार. सो एकदम लाइटली मितेश ने कह दिया कि आई हैव नो टैलेंट, आई एम जस्ट अ सुपरस्टार.
तो मितेश है ना हमेशा ऐसे ही हंसाते रहते हैं। एंड मितेश, मुझे तो हम्म ये पहले ये बताओ कि आप आए कैसे हम्म इस फील्ड में, बिकॉज आई नो कि आप लिखते भी बहुत ही बढ़िया हो, लाइक यू नो यू राइट सॉन्ग्स एंड हम्म एवरीथिंग, योर लिरिक्स आर ऑन हम्म पॉइंट, एंड आप पोइट्री भी हम्म काफी अच्छी कर लेते हो, लेकिन ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, लाइक आप कॉमेडी में कैसे आ गए? मेरा मेरा जी बड़ा सिंपल था। मेरे साथ क्या था कि एक्चुअली मेरा थिएटर का बैकग्राउंड है, ठीक है। जी। और हर बंदे का क्या होता है कि जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है उसका ध्यान ये होता है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसका लगता है कि बैकअप प्लान हो। सो आई हैव डन माय पीजी इन फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी। तो ओके। मैं काफी टाइम अपना जो बिजनेस है मेरा फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी का वही कर रहा था। और जब धीरे धीरे कोविड से पहले कुछ जस्ट कोविड से कुछ टाइम पहले ही एंड आई रियलाइज दैट ये यार ये ट्राई करना चाहिए। और मेरे फैमिली मेंबर्स ने बोला यू शुड ट्राई, वैसे भी हंसाते रहते हो। तो मैंने कहा यार क्यों ना एक प्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। सो आई हैव रोट अ जोक ऑन कॉर्पोरेट थिंग्स, जो कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने देखा है या सर्कल से सुना है या ऑब्जर्व किया है। सो आई हैव प्रेजेंटेड इन माय फर्स्ट ओपन माइक इन पोस्ट 9 to 5 इन दुलाली क्लब। ओके। सो वो मेरा बहुत अच्छा मेरा वहां पे गया। और फिर आई रियलाइज यार बहुत बढ़िया है। फिर कोविड आ गया, मतलब मेरी परफॉर्मेंस खराब नहीं थी पर सारे ओपन माइक बंद हो गए थे कोविड आने की वजह से। तो देन आई स्टार्टेड विद द केकेएम कसरत मुंबई के साथ मैंने स्टार्ट किया करना, एंड देन मैं करता चला गया। और फिर मुझे लगा कि यार ये चीज बड़ी अच्छी है क्योंकि मैं जो कहानी सुनाता हूँ वो है। और पोइट्री का सफर में ऐसा शुरू हुआ था कि कुछ ऐसे मंच थे जहां पे ना इजीली स्पॉट नहीं मिलता था, जी। तो कॉमेडी का खासकर। तो मैं सोच रहा था यार इधर कैसे घुसे अंदर। तो मैंने कहा यार मेरे कुछ दोस्त पोएट थे, तो मैंने कहा यार कैसे, तो उन्होंने लगे हम तो पोएट्री करते, तो मैंने कहा चलो यार वहाँ की वाइब तो लें कैसे होता है। तो मैंने कहा चलो यार पोइट्री में ही कर देते हैं। एंड पोइट्री मेरे लिए ऐसा है कि लोग तो बहुत गहराई में जाके और बहुत उनकी प्रैक्टिस होती है, उनके वो मतलब उनके बहर बहर मिलते हैं, शब्द बड़े अच्छे होते हैं उनके, ये सब चीजें। और मैं स्पोकन वर्ड की तरह लिखता था, तो मैं बस लिख के चला जाता था और सुना देता था, तो वो चल जाती थी। और क्योंकि मैं लिखता यहीं से था तो वो कनेक्ट कर जाती थी लोगों को। और तो इस वजह से ना मैंने पोइट्री स्टार्ट की। कॉमेडी में मुझे सही जगह स्पॉट मिले, इसलिए मैंने उस जगह ट्राई किया कि वहां पे पोइट्री में शायद देख ले तो इस बहाने मुझे कॉमेडी में घुसा दे। इसलिए मैंने कभी नहीं किया कि मैं मतलब कॉमेडी के बाद मैंने पोइट्री, पर मुझे लिखते लिखते ये मजा आया कि नहीं यार ये भी एक फ्लेवर है। और बड़ा अच्छा लगता है ये भी कि जब अप्रिसिएशन मिलता तो यू फील दैट कि चलो यार ये भी हो गया, ये कर लेते हैं। जी। वैसा नहीं। तो वैसा बाकी तो ये सब मोह माया था मेरे लिए, और अभी भी मोह माया ही है। मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं बना हूँ बट ठीक है। मुझे ऐसा बन लगता है कि जाओगे जल्दी। हाँ हाँ, मतलब मैं तो हूँ तो स्टार ही। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि जैसे क्या होता है ये इंटरव्यू करना है ना, मेरे लिए ये है कि अभी तक मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ लोगों के, मेरा खुद का शो भी पॉडकास्ट में करता हूँ, ये सब चीजें आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्नी ये शुरू हुई है। एंड जब भी मैं करता हूँ कहीं परफॉर्म, पीपल नो मी, पीपल अप्रिशिएट मी, मेरे लिए वो बहुत बड़ा क्या कहते हैं, मेरे लिए सक्सेस है। और अभी भी जैसे ये है, और आपके शो पे आगे का मौका मिला कि 16-17 मई को मेरा हैप्पीटाइड पे शो है। तो मैंने कहा मैं जी। क्यों ना को प्रमोट भी कर दूं आपके इस पे, कि इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। तो मैं 14 या 15 को अपना शो लाइव कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। तो वहां पे आप जाके उसे रजिस्टर कर सकते हो और मेरे शो पे आ सकते हो। तो बस यही था। यस। तो बस ये है कि इसी तरीके से मैं कॉमेडी में घुसा, बस और कुछ नया नहीं है मैं। अच्छा, हम्म मैंने देखा है कि लाइक जब कॉमेडी करते हैं तो देर आर डिफरेंट, आप कह सकते हैं, लेवल्स ऑफ कॉमेडी। कुछ लोग जो होते हैं वो हम्म स्लैपस्टिक कॉमेडी करते हैं, कुछ ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ गालियां देने से हम कॉमेडियन बन जाएंगे, कंटेंट हो ना हो बस गालियां दें और थोड़ी स्लैपस्टिक कॉमेडी कर दें तो हम कॉमेडियन हो जाएंगे। हम्म तो आपका हम्म। लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, लाइक जब आप ने एंट्री करी तो लाइक आपने क्या फेस किया था, लाइक ऐसे आपको क्या लगा कि मैं आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए था? एक्चुअली मैं तो पहला जो मैंने किया था वो तो कॉर्पोरेट था। तो उसमें गालियां थी, पर मतलब गालियां इन द सेंस ऐसी गालियां नहीं थी कि मतलब जबरदस्ती मैं बक रहा हूँ। सी जी। आई बिलोंग्स फ्रॉम नॉर्थ साइड, ठीक है। जी। तो हमारी जो गालियां होती है वो बड़ी अच्छी होती है। अच्छी इन द सेंस मतलब कड़वी नहीं होती। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जी। यहाँ की कड़वी होती है,
एंड यहाँ भी होती है, पर इन वो जो बोलने का जो थ्रो होता है ना, वो बहुत ऐसा होता है कि एक तो वो गाली गाली नहीं, थप्पड़ लगती है, वैसा है जो थ्रो है। हम जो गाली वहां पे यूज करते हैं वो एक नेचुरल स्लैंग भी होती है। अब जैसे मैं कल ही जी 1-2 माइक में गया था, उससे पहले भी मैं गया था, तो वहां पे क्या होता है कि अभी जो कॉमेडियंस आ रहे हैं या जो नए लोग भी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं लग सकते, पर उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग गया है कि गालियों से सेट बनता है। जी ठीक है, आप एक जैसे आप मैं आप शो पे बोल सकते हैं एक आध गाली बताने के लिए कैसे? अवॉइड हाँ, करें तो तो इसलिए मैं बेहतर एक्सप्लेन नहीं रहेगा। कर सकता। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आपको, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था, क्योंकि क्या होता है कि जो गालियाँ होती है ना, वो जी हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं है, तो ठीक है, फ्लेवर में कि आपको वहाँ जी ज़रूरत है, तो वैसा है। और दूसरा कई लोग क्या करते हैं, मैं भी लिखता हूँ रोमांस के ऊपर, फैंटेसी के ऊपर या ऐसा, तो कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ सेक्सुअल जोक्स ही करते जाते हैं। जी ठीक है? एंड फिर गालियाँ भी करते हो, तो वो वल्गर हो जाता है यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि 9 टू 90 की ऑडियंस को आप एंटरटेन करो, वो नहीं हो सकता। एक टाइम था सूरज बड़जात्या की जो फ़िल्म थी, उनका एक अलग टाइम था कि 9 से 90 साल की फ़िल्म देखे जाते थे। अब वो दौर ही नहीं रहा, क्योंकि पीपल नीड जी मसाला, पीपल नीड एंटरटेनमेंट, और अ गालियों की भी अपनी एक वैल्यू है, पर वो सही जगह है, हेल्पिंग वर्ब के लिए थोड़ा बहुत यूज़ करो तो फ्लेवर अच्छा लगता है, पर आपने गालियाँ ही दी हैं तो बात है। मेरा एक मुझे याद है, मेरा एक मुंबई का एक्सपीरियंस एक सेट था कि कैसे लोग पीछे से बुलाते हैं ट्रेन में, वो एक गाली पे था। आई थिंक यू रिमेंबर दैट। तो वो भी या मैं बहुत कम जगह यूज़ कर वो भी वो वाला जोक भी मैं बहुत कम जगह यूज़ करता हूँ। मैं सेट में सुनाता हूँ, कई सालों से तो मैं सुना ही नहीं था वो इतना सा पार्ट। इट इज़ ऑल अबाउट दैट आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट कि एक ऑडियंस कैसी है। अगर उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, फीमेल ज़्यादा है, इस तरीके की सीनियर्स है, तो मैं वो सुनाता ही नहीं। ये मुझ में है, कई लोग सुना सकते हैं। बट आई थिंक फ़ील जैसे देखो, जैसे आपने गौरव कपूर के सेट देखे, मेरा गौरव कपूर बहुत फेमस फेवरेट कॉमेडियन है। तो जी गौरव कपूर में क्या है कि जो वो गालियाँ यूज़ करता है ना थोड़ी बहुत, बीसी, सीएच ऐसे जो जो वो यूज़ करता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। उसका सेट बिल्कुल क्लीन होता है। उसमें एक छोटा वर्ड ऐसा होता है। But जी people are using direct word, directly sexual things. I don't need this thing. ये किसी को भी जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि कॉमेडी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गाली बकूंगा तो हंसी आएगी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। ये है, तो वैसा है। बट कभी कभी कैसी जगह आप ऐसे हो कि कई जगह आपको हैकल करते हैं लोग। खासकर जैसे मैंने एक जगह शो किया था, वहाँ जैजी क्राउड था, जूनियर्स, तो वो जी कोशिश कर रहे थे, तो वो गालियों से ही बात कर रहे थे, तो फिर उनके लेवल पे आपको जाना पड़ता है कॉमेडी करने के लिए कि आप ऐसे हो। तो ये आई रिमेम्बर वन थिंग कि मैंने ना अभी थोड़े टाइम पहले नवनीत कॉलेज में परफॉर्म किया था। जी तो नवनीत कॉलेज में व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग, एंड मेरे सेट में जो है एक आध वर्ड थे, सी एच, ये वाला जो वो होता है, वो सिंपल वो जी था। तो बस वही था एक वर्ड, जो की था वो ओपनिंग, जी तो उसमें था। तो मैं वो प्रिंसिपल इनके सामने कभी नहीं कर सकता हूँ, बट आई नो दैट उनकी ब्रीडनेस जानता हूँ मैं, जो ऑडियंस है, जो जी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और हम्म जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो मुझे पता है। तो मैंने इसलिए मैंने उनको बोल दिया था कि जो सी एच है उसको आप फू समझना, मैं फू करके बोलूंगा, तो आप समझ जाना उसका मतलब ये, बाकी आप समझदार हो, बिकॉज अथॉरिटी बैठी है। तो इतनी सी बात भी वो हंस रहे थे, एंड आई कवर्ड दैट विद अदर वर्ड, उस जोक को। जी तो वैसा है, तो आई डोंट थिंक आपको इतना तो थोड़ा सा होना ही चाहिए, और पूरा सेट वो नहीं है। हाँ, उसमें बात बात बीच में एक आध वर्ड आ जाता है या एक आध बार आता है तो ठीक है, बट वो नहीं होना चाहिए। मैंने एक अभी सेट किया था, मेरे एक चुड़ैल की कहानी का एक सेट था, उसमें मुझसे एक सेट के दौरान करते करते फील्ड में ज्यादा आते आते एक गाली और निकल गई थी, जो थी नहीं सेट का पार्ट। तो आई वाज थिंकिंग कि उसको रिमूव कर देते हैं, बट मेरे साथ में टीम में एडिटर उन्होंने कहा, मत कर, मैच नहीं हो रहा वो, रहने जी दे। तो ऐसा जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे 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 कंटेंट निकलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं। बस्सी आप देखो, भी छोटी बहुत छोटी मोटी गाली बकता है, इतने अच्छे अच्छे उसके सेट निकलते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन हैं जो बिना उसके भी हंसा देते हैं, वैसा है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना कॉमेडियन बनने के लिए चाहिए। जैसे कि अभी आपने सिनेमाटोग्राफी वगैरह के लिए आपने पीएचडी करी, राइट? तो कॉमेडियन पीएचडी नहीं की बनने मैंने, के लिए पीजी पीजी की, पी पीजी इतना मत पीजी चढ़ाओ, पोस्ट पीजी नहीं, ग्रेजुएट। ओके, पीजी हाँ करी हाँ आपने, पोस्ट हाँ ग्रेजुएशन। हाँ ओके, हाँ तो हाँ। कॉमेडियन बनने के लिए
सो व्हाट बैकग्राउंड इज नेसेसरी इसमें? तो ऑब्वियसली मैंने तो कभी सुना नहीं है कि भाई आप इसमें ग्रेजुएशन कर सकते हो या कुछ, लेकिन क्या बैकग्राउंड ज्यादा जरूरी है ताकि आप स्टेज पर अच्छी कॉमेडी कर सको? उसके लिए कुछ तो बैकग्राउंड जरूरी होगा ना, कि बस आई ऐसे डोंट ही थिंक सो आ किसी के गए। बैकग्राउंड, मेरे को नहीं लगता किसी को बैकग्राउंड की जरूरत है, बिकॉज देखो क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग के अपने खुद के एक फ्लेवर होते हैं। जैसे मेरे साथ एक कॉमेडियन था, मुझे आज भी याद है उसके एक आध जोक, पता नहीं है वो कहाँ गायब हो गया है, टच में नहीं है। जब मैंने पहली बार देखा, रियल लाइफ में जो बात करता था बहुत बोरी सी करता था, पर जब वो स्टेज जी पे उसी तरीके से धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे जैसे खाना बन वैसे बातें करता था वो, पर जी। उसका एक फ्लेवर था प्रेजेंट करने का, तो वो बहुत इंटेलेक्चुअल जोक्स मारता था, तो अच्छे थे उसके जोक्स भी, मतलब वैसा है। ओके। तो सबका एक फ्लेवर है, और उसने कुछ नहीं, वो बाय प्रोफेशन भी लॉयर था वो, ओ। है ना। हाँ, और बाय प्रोफेशन लॉयर था, मतलब स्ट्रगल ही करता था उसमें भी, वो नया नया बना था। एंड ही वाज जस्ट सेइंग दैट यार मेरे को ये करना है, एंड ही इज डूइंग अ जॉब, शायद कहीं राइटिंग का जॉब कर रहा है। तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये करने के बाद उसने राइटिंग शुरू की, ऐसा है। ओके। तो मेरे हिसाब से कॉमेडी के लिए कुछ वो नहीं लगता, ओपन माइक जो है वो करना चाहिए। उससे क्या है, दो तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक तो आपको अपना बारे में पता लग जाता है कि आप एंटरटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा जो होता है कि स्टेज प्रेजेंस आपका जो होता है जी वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। जैसे मैं आज होस्टिंग करता हूँ कहीं पे, वेडिंग्स में, और जी। ये करता हूँ, तो मेरा जो कॉमिक फीवर है मैं वही लेके होस्टिंग करता हूँ, चाहे कहीं की भी वेडिंग हो, कॉर्पोरेट हो, या किसी भी इवेंट्स में काम कर रहा हूँ। तो उनको पसंद भी इसलिए आता है क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं करता हूँ वो वाली जो सब करते हैं, जिस तरीके से बुलाते हैं ये करते हैं। तो मैं कॉमेडी पॉइंट से, स्पॉन्टेनियस पॉइंट से करना, वो मेरे को ऑडियंस मिली, मैं उनसे इंटरेक्ट किया अच्छे वे में, ये सब, तो वो मेरा वहीं से करने से इम्प्रूव, मतलब आप जब तक नहीं जाओगे, अगर आप हो भी, आपके अंदर वो प्रतिभा भी है, तो तब तक उसे आजमाओगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर वो है। पॉइंट। ये अब चलते हैं आपके खचाक फिल्म्स की ओर। सो खचाक हम्म, फिल्म्स हम्म, ये कैसे स्टार्ट हुआ? और लाइक खचाक फिल्म्स में मैंने देखा कि आपको अवार्ड भी मिला था फॉर द बेस्ट न्यू कमर इन खचाक फिल्म्स। तो खचाक फिल्म्स का आइडिया क्या था? व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? उसके पीछे क्या? एक खचाक पिक्चर्स है मेरी कंपनी का नाम। एक्चुअली क्या है, मेरी एक्चुअली सीन ये हुआ था कि अ, अ, मैं ना, मतलब आई हैव डन माय पीजी फोटोग्राफी में जब पढ़ रहे थे, तो इस टाइम पे एक कैमरा आता था। हमने जो कैमरा लिया था वो बहुत बेसिक से स्टार्ट हुआ था, 500D कैनन जी का। वी वर लर्निंग दिस फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, वो कैनन का ऑथराइज इंस्टीट्यूट बन गया था, कोलैबोरेशन में था। सो व्हेन वी आर लर्निंग फ्रॉम इन बैंगलोर, तो उस टाइम पे कैमरा आता था 60D और 5D फुल फ्रेम कैमरा। हमारा बजट नहीं होता था जैसे हर इंसान का होता है। कैमरा कैमरा फील्ड इज अ वेरी एक्सपेंसिव फील्ड। आज जी भी 3 लाख रुपए से सिर्फ एक बॉडी आती है बेसिक कैमरे की, लेंसेज अलग। बिल्कुल। सो उस टाइम पे, आज से 10 साल पहले जब हम अपनी एजुकेशन कर रहे थे, तो हमारे लिए वो 1 लाख रुपीज भी बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो जी हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो हमने एक बेसिक कैमरा लिया था, उसकी फीस कुछ 40,000 रुपीज थी। तो जो उसकी जो साउंड थी ना वो डिफरेंट थी। उसकी साउंड थी खचैक करके, जो बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी हमको। तो हम लोग मतलब कई लोग ले नहीं पाए थे, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि जिस दिन यहाँ से मैं निकलूंगा और मैंने अपनी कंपनी शुरू की, तो इसलिए उसका नाम अपना खचैक ही रखूंगा, कैमरे की। तो इस वजह से व्हेन आई स्टार्टेड माय एजेंसी इन 2015 एंड में, जब मैंने अपना स्टार्ट किया था मेरी हम्म, कंपनी को, जी साइमल्टेनियसली मैं कंसल्टेंट भी था किसी एक एजेंसी में, क्रिएटिव कंसल्टेंट। उसके साथ साथ मैंने शुरू की थी। तब हम्म, मैंने इसको रजिस्टर किया था, और फिर मैंने देखा था कि बहुत सारे और भी ब्रांड है जो इसके इसी नाम से जो जुड़े हुए बन चुके हैं, वैसे बन गए थे मतलब मेरे बाद। तो वैसा है। तो वो इसलिए मैंने खच्चर पिक्चर रखा था। और मेरे को जो अवार्ड मिला वो कोविड के दौरान, मेरी सर्विस किसी के लिए बंद नहीं हुई थी। मैं बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट्स में अपनी सर्विस देता था एज एन फैकल्टी। मेरा कोलैबोरेशन खच्चर पिक्चर के साथ था। तो उन्होंने जी बच्चों से फीस ले ली थी, फिर उन्होंने दोबारा मांगी थी। और जी क्योंकि उन्होंने कहा लॉस हो गया है, तो लॉस तो सभी का है। बट एज एन फैकल्टी मैंने कहा कि नहीं यार, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे को ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों की क्या गलती, कई लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते फीस, क्योंकि मैंने वो फेस किया हुआ है दौर, और इट्स अ जी वेरी एक्सपेंसिव फील्ड। तो मैंने कहा कि मैं हम्म, पढ़ा देता हूँ आपको।
कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली मेरा नाम उनको देना ही पड़ा, क्योंकि इतने लोगों की वोटिंग थी ऐसा था, तो उन्होंने मुझे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर का अवार्ड दिया था, वैसा है। जी। सो ये आपकी और एक सीरीज आती है, तो उस सीरीज के बारे में बताइए। उत्तर के पुत्र। कौन सी? उत्तर के हाँ, पुत्र। उत्तर के पुत्र। हाँ, उत्तर के पुत्र हमारा एक चैनल है, बड़ा बड़ा हमारा कॉमेडी चैनल है, उत्तर के पुत्र। हम लोगों ने, जो हम 3 दोस्त हैं, तीनों स्टैंड अप कॉमेडियन, मी, गौतम एंड संदीप, हम तीनों जी। ने एक शुरू किया था। एंड वी ऑल आर फ्रॉम नॉर्थ साइड, सो हमने उनका नाम रखा था उत्तर के पुत्र। और जब हमने स्टार्ट किया था, तो एज एन कॉमेडियन हम तीनों ही वहाँ पे स्टेज पे ही मिले थे, दोस्ती हो गई थी हमारी। तो उन्होंने कहा यार कुछ करना है, तो हम लोगों ने एक पॉडकास्ट शुरू किया। पॉडकास्ट के साथ साथ हमने फनी रील्स और जो फनी कंटेंट है लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो किया। तो हमने बस वही, हमारी वही थी कि लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंचा सके, थोड़ा जो फनी सच में भी हो, एंटरटेनिंग हो। तो इसलिए हमने वो बनाया। आज हम बना रहे हैं कंटेंट नए नए, और तीनों लगे हुए, और तीनों ही ये चीज कर रहे हैं। Yes, I know that. हम्म, I've met all three of you all together also, and आपकी रील्स मैंने भी काफी देखी हैं। आप काफी लाइक आपका जो उत्तर हम्म, के पुत्र वाला जो सेगमेंट है वो काफी वेल नोन है इंस्टाग्राम पर। लोग काफी हम्म, लाइक यहाँ पर फेसबुक के लोग शायद सब इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं उनको बता दूं कि भाई आप सिर्फ मितेश मनुजा टाइप कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, और इनका ये जो हैंडसम सा चेहरा है वो दिख जाएगा डीपी में। और साथ ही में आप उत्तर के पुत्र भी टाइप करेंगे तो आपको पूरी चैनल उनकी दिख जाएगी। एंड काफी उन्होंने कॉमेडी रील्स करी हैं। कुछ जो है वो कटाक्ष है, यू नो, जैसे कि फ्लाइट लेट हो रही है तो यू नो कैसे उन्होंने, सो आई हैव सीन अ फ्यू ऑफ दीज, एंड कंटेंट भी आपका बहुत ही अच्छा रहा है। एंड मुझे ये भी था कि आप गाने भी लिखते हो, लाइक यू नो यू हैव रिटन लिरिक्स ऑफ सम फ्यू सॉन्ग्स जो स्पॉटिफाई वगैरह पे काफी हिट गए हुए हैं। तो वो सॉन्ग राइटिंग कहाँ से आया? कुछ नहीं, सॉन्ग राइटिंग, मैं कहता हूँ ना, ये जो ओपन माइक जब से मैंने शुरू किया ना, मेरे साथ रास्ते खुलते गए, जुड़ते गए। एक ध्रुतेश करके है, बहुत ही आपके शायद शो पे आ चुका है वो। जी, वो दूसरे शो में हम आ लोगों ने चुका है। हाँ, तो मेरे साथ उसने मैं जब ओपन माइक करता था, तो वो वहाँ पे म्यूजिक के लिए परफॉर्म करने आता था। जी। तो ही सेड दैट कि मैं म्यूजिक कंपोज करता हूँ, बनाता हूँ। और वो उम्र में बहुत छोटा, आई थिंक 19 या 20 का है अभी शायद। तो वो जी। उस टाइम पे, जब उस 17-18 का था, 2 साल पहले हम जब कोविड बना रहे थे, 2-3 साल 4 साल पहले जो भी, तो वो बहुत अच्छा बना म्यूजिक कंपोज करता था। तो मैंने उसको बचपन में मैंने एक गाना लिखा हुआ था, बचपन इन द सेंस मतलब कॉलेज के दिनों में, स्कूल इसमें आके, मुंबई आके मैंने एक मेरा सॉन्ग जी। लिखा हुआ था। और उसके मैंने ऐसे गुनगुनाया करता था। तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ मनमाहिया जो सॉन्ग था, वो मैंने उसको सुनाया, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। जी। तो उसने कहा यार इसको बनाते हैं। तो मैंने कहा मैंने ये पूरा कंप्लीट नहीं किया राइटिंग में, ओके। तो क्या करें इसको। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो मैंने वो जो मुखड़ा है वो गुनगुनाया करता था, कंपोज किया हुआ था ऐसे गुनगुना के। तो उसने बोला यार दादा ये लिखते हैं, आप लिखो ये। तो मैंने वो लिखा। फिर उसके बाद एक उसने प्यार हुआ करके एक सॉन्ग था, उसने कहा कि मुझे स्कूल का जो पुराना वाला प्यार होता था, जी। आपको हिप हिप करके सीरीज आती थी ना पहले, आपको यस, आई ध्यान हो जी रिमेम्बर। पे। यस, यस, हाँ, आई रिमेम्बर दैट। तो हाँ, तो उस टाइप का कुछ उसने बोला कि मेरे को ऐसे बोला कि ऐसा अपन बनाना चाहते हैं, और ऐसा फर्स्ट हम्म। लव कैसे होता है ये वो। जी। तो विजुअल मेरे आगे चलते थे, तो मैंने कहा यार विजुअल ऐसे दिमाग में आता था। तो हम लोग, मैं मतलब उस टाइम पे ना मिलना होता है, तो ऐसे वीडियो कॉल पे वो बजाता था गिटार, और मैं उसके अकॉर्डिंग उसे फ्रेम करता था शब्दों को, कि ओके। ये ऐसे कर सकते हैं ये। तो हमने ऐसे गाना बनाया। फिर एक सॉन्ग और है जो हमने सुखविंदर सिंह जी को पिच करने की सोची थी, पर वो अभी डिले हो गया थोड़ा सा। एक जी। हमने सॉन्ग लिखा था कि वो सूफी पे था। तो मैंने एक और सूफी लिखा हुआ, मेरे पहले दोस्तों के साथ भी मैं ऐसे बनाया करता था जब वो बैठते थे। तो मैंने कहा ये, तो जी। उसने बोला कि यार ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, ये करते हैं। तो हमने कोशिश की, क्योंकि ये गाना भी पहले वाला भी चोरी होते होते बचा था, कहीं सुनाने जाते हो ना तो वो रख लेते हैं कहीं। तो इसलिए जी। हमको अनफॉर्चुनेटली उसे रिलीज करना पड़ा हमें। नहीं तो हम इसे और अच्छे से रिलीज करते। अब जो है वो जो बड़ा सॉन्ग है उसके लिए हम लगे हुए हैं अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, कि प्रॉपर ये है। तो वैसे मतलब इसी तरीके से मैंने राइटिंग एसोसिएशन के अंदर भी मैंने रजिस्टर किया अपने आप को, क्योंकि मुझे पता लगा कि ऐसे आप नहीं जा सकते हो।
गाने चोरी होने का Yes. डर होता है, ये सब चीजें होता है। तो एज एन आर्टिस्ट मैंने अपने आप को रजिस्टर किया, मैं इसे थोड़ा प्रोफेशनली सिस्टमेटिक करके आया। उसमें ध्रुतेश का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ध्रुतेश के साथ मैं जाता था तो वो कहता था कि हाँ यार ये दादा करके चलते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। तो फिर मैंने कहा हाँ यार ये तो बात तो सही है। तो वैसा है। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ था म्यूजिक भी। यस। सो आज एक्चुअली मैं मितेश मनुजा के साथ बात कर रही हूँ, और ये हमारा शो आर्ट कनेक्ट चल रहा है कब से। एंड भगवान ने भी हम्म, कॉमेडी थोड़ी सी कर दी, नेटवर्क थोड़ा सा कहीं पर शायद हम्म, आपकी एंड पे या मेरी एंड पे, पता नहीं कहीं कुछ हम्म, दिक्कत हो रही है, आप बीच बीच में फ्रीज फ्रेम हो रहे हो लेकिन आपकी आवाज क्लियर आ हम्म, रही है। सो आई गेस दिस इज गॉड्स वे ऑफ डूइंग कॉमेडी विद अस, कि भाई यार ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं तो चलो मैं भी थोड़ी कर लूं, मैं थोड़ा नेट को, इंटरनेट को हम्म। थोड़ा सा मैं उंगली कर दूं। तो नहीं नहीं, इसी वो के एक्चुअली साथ आपके साथ तो होना भी था, क्योंकि आप हॉरर पे लिखते हो और आपके साथ ऐसे भूतिया हरकत ना हो तो फिर बात ही क्या है। आई एग्री टू दैट। एंड इसी बात हम्म, पे ना मुझे एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पर बहुत डांट भी पड़ती है, जो सीनियर राइटर्स हमारे हैं जो काफी स्पिरिचुअल हम्म। लिखते हैं, वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं कि मीरा तो यार भूत वगैरह लिखती है तो स्पिरिचुअल में क्यों नहीं करती है, तो व्हाई आर यू नॉट सो स्पिरिचुअल। तो अब नहीं नहीं, तो दो दो मैं दो तरीके कोशिश होते हैं। एक करती देखो, हूँ नहीं नहीं, देखो क्या है, बैलेंस बना रहना चाहिए। देवी का काम देवी को करना चाहिए, चुड़ैल का काम चुड़ैल को करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। वैसा आई है। एग्री टू दैट तो मैं अपना काम जारी रखूंगी। और ये आज मेरे आर्ट हम्म, कनेक्ट के सीजन 1 एपिसोड 1, सॉरी हम्म, सीजन 2 एपिसोड 1 में थे मितेश मनुजा। एंड ही थैंक इज अ कॉमेडियन एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। और नीलम सक्सेना पेज की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, मेरी तरफ से भी बहुत बेस्ट विशेस कि आप यू। आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, हम लोगों को हंसाते रहें, बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट हम्म, मेडिसिन, उसके अलावा कोई शायद मेडिसिन नहीं है। मरता हुआ बंदा भी हम्म। अगर उसे हंसाया जाए तो वो शायद चिता से भी उठ के आ जाए। वैसे तो मैं तो यही नहीं विश फिर वो, करूंगी नहीं नहीं, ऐसे फिर वो बहुत ज्यादा कॉमेडी हो जाएगी, वो नहीं करना है एकदम, है ना। ये यस मेरे कल बच गए, वो हो जाएगा, वैसा नहीं। तो मुझे एक कहानी मिल बट जाएगी ठीक ना है। भूत वाली लिखने के लिए, सो मैं ऐसी दुआ कर रही थी आप तो वैसे भी लिख दोगे, आप कुछ ना कुछ लाइटें बंद करके आप इस तरह से सुनाते हो कि डर लग ही जाता है लोगों को। वैसा है। और मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग मीरा जी को जानते हैं या नहीं जानते, जुड़ रहे हैं अभी, उनसे कहूंगा कि इनके भी शो अटेंड करते रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा डराती हैं लोगों को। और अभी ये होस्ट भी कर रही हैं इस सैटरडे को मुंबई में, रेयर अर्थ जी कैफे में। तो इनके इनकी होस्टिंग देखने जाएं, बहुत अच्छा होस्ट करती हैं, बड़े अच्छे से प्यार से लोगों को स्टेज से बुलाती हैं, और बड़े अच्छे प्यार से उनको बोल देती है 5 मिनट खत्म हो गया, निकल जाओ। तो आप जरूर जाएं देखने के लिए। और मैं आपके जितनी भी ऑडियंस उनसे कहना चाहूंगा कि 16-17 मई को मेरा शो है हैबिटेट पे, दी वह हैबिटेट पे। आप जी हैबिटेट पे वहाँ आओ। वहाँ पे मेरा मेरा रिकॉर्डेड शो है, मेरा बिल्कुल फ्रेश कंटेंट, न्यू, मैंने जो कहीं कहीं और परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ उसको ट्राई किया था, वो बन गया है। तो वो शो देखने आओ। और आई आई होप आपको पसंद आएगा। और होप क्या, मुझे पता है कि बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वेल ट्राइड सेट है वो। तो आप आ सकते हो। दूसरा, जैसे कि बोला इन्होंने, उत्तर के पुत्र मीम पेज है हमारा, मीम पेज भी है जिसपे हम मीम बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा यूकेपी सिनेमा कर दिया हमने उत्तर के पुत्र के पेज को, शॉर्ट एंड क्रिस्प यूट्यूब पे। और मितेश मनुजा आप सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा। और मीरा जी की जरूर आप होस्टिंग देखने जाओ, ये सैटरडे को होस्ट कर रही हैं बैंड्रा रेयर अर्थ कैफे में, वहां जरूर जाओ। और इनको ऐसे ही आप देखते रहो, क्योंकि ये बहुत अच्छा इन्होंने शुरुआत की है, इन्होंने बड़े लोगों से मिल रही हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, और लोगों से कनेक्शन बन रहा है। एक जो क्वेश्चन मैं सिर्फ एज एन कॉमेडियन को बोलना चाहूंगा, जो लोग कॉमेडियंस है, रह गया है कि बहुत सारे कॉमेडियंस है उनको ऑडियंस नहीं मिलती, हमारे यहाँ पे ओपन माइक में +1 की जरूरत पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, उनके सेट उनको पता नहीं चलता कि अच्छे बने कि नहीं बने। कुछ ऐसे जी मिक्स ओपन माइक है, वहां जरूर जाओ, क्योंकि वहां जाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट कि वो कोई बड़ा ब्रांड है, वहां पे 3-4 बड़े कॉमेडियंस आते तो वहीं जाना है। ऐसी जगह भी जी जाओ जहाँ नहीं जाते, कोई बात नहीं, क्योंकि एट द एंड आपका काम एक ऑडियंस जज करेगी, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने मिक्स ओपन माइक में परफॉर्म किए हैं। और आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी अदर ब्रांड अभी यहाँ पे, जैसे, बट जी मैं जो मेरे से अगर पर्सनल पूछेगा तो मैं बता दूंगा, मेरे पेज पे 2-3 हैं ऐसे जो बहुत ही अच्छे
मंच है जहाँ पे आप अपना कंटेंट लेके जा सकते हो, और अगर आपके पास +1 नहीं है किसी के पास, तो भी आप जा सकते हो और आपको ऑडियंस मिलेगी मिक्स ओपन माइक में, ऐसा है। जी। तो थैंक यू सो सो मच। थैंक यू सो मच मितेश, मुझे भी आपने प्रमोट कर दिया, लेकिन मितेश को भी मैं प्रमोट करूंगी बिकॉज मितेश इज रियली गुड एट व्हाट ही डज। चाहे वो होस्टिंग हो, कॉमेडी हो, एंड यू नो मीम्स बनाने हो, या जो भी करते हैं काम एंकरिंग का भी, तो मितेश इज रियली वेरी गुड। और उनका भी है प्रोग्राम, आप अपना भी बता दीजिए कब है? 6 को है ना आपका? तो नहीं, आप मेरा वही 14 को मुलुंड, मैं मुलुंड को कर रहे हो ना आप? 14 को मेरा मुलुंड में होस्टिंग कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरी हाँ होस्टिंग देखना, तो 14 को आ सकते हो। मुलुंड में द प्लेस करके एक जगह है, वहां आप आ सकते हो। हाँ। मैं स्टोरी जरूर डालूंगा अपनी, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 6 को आई एम गोइंग पुणे टू ट्राई माई दिस यस मटेरियल, और मैं अच्छे से करने पुणे रेड ब्रिक्स में वहां जा रहा हूँ। बाकी जी 16-17 को मेरा रिकॉर्डेड शो है हैबिटेट में। अगेन मैं बोल रहा हूँ दृश्यम की तरह कि आपको आना पड़ेगा 2 अक्टूबर को, जैसे मैंने बोला वैसे 16-17 यू नीड टू कम। थर्सडे एंड फ्राइडे है, रात को 8 बजे द हैबिटेट खार में आप लोगों को आना है वहां पे। और जो भी लोग हैं मेरा ये सेट देखने हैं, 100% मैं आपको एंटरटेन करूंगा और कुछ नया लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ऐसा। थैंक यू सो मच टू ऑल द लवली ऑडियंस जो हमारे साथ अभी है एंड बाद में जो जुड़ेगी, रिकॉर्डिंग देखेगी उसके लिए। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू मितेश फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेशन एंड द पेज, एंड सबको मेरी तरफ से गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।